हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टिज इंडिया। माई सेल्फ गुंजन अग्रवाल, योर्स गुंजन मैम। और बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे किया था, जिसमें हम लोगों ने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था, फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने सॉलिड लिक्विड फिजिकल फिनोमिना, लिक्विड वेपर फिजिकल फिनोमिना, सॉलिड टू वेपर फिजिकल फिनोमिना या फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। इसके अलावा बच्चों, हम लोगों ने डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया था। व्हाट इज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और ये तीन टर्म्स पे डिपेंड करता है। दैट इज द फर्स्ट वन इज कंसंट्रेशन, सेकंड वन इज टेम्परेचर, और थर्ड क्या था यहाँ पे, किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या यहाँ पे प्रोसेस फॉलो हो रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, कौन सा प्रोसेस यहाँ पे फॉलो हो रहा है, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है। उसके अलावा बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पे जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम थे उसमें काफी सारे हम लोगों ने एग्जाम्पल्स भी लिए थे, जैसे HI। ठीक है। इसके अलावा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला जो हमने पोर्शन था वो भी कवर अप किया था, जिसमें लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है। आज के जो टॉपिक है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज द होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो व्हाट इज द होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, क्या होता है होमोजीनियस, जैसा कि मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 में भी बताया था। मैं पहले टॉपिक डाल देती हूँ, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे बात करी थी कि इक्विलिब्रियम दो तरीके का होता है। ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम दो तरीके का होता है, एक तो होता है केमिकल, दूसरा होता है आयनिक। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो रिएक्टेंट का फेज होता है, जो प्रोडक्ट में फेज बन रहा है, उसके हिसाब से भी यहाँ पे हम इसको दो तरीके से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और सेकंड कौन सा होता है, हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में बताया था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कि व्हाट इज द होमोजीनियस। बच्चों, होमोजीनियस का ये मतलब होता है कि किसी भी सॉल्यूशन, जैसे आपने सपोज कोई सा भी सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, मान लो मैंने सॉल्ट को किसके अंदर डिसॉल्व कर दिया, वाटर के अंदर मैंने डिसॉल्व कर दिया, और उसको मैंने क्या किया, सॉल्ट ले लो, शुगर ले लो, ठीक है, या फिर आप लोग चौक भी ले सकते हो। चौक होती थी ना बोर्ड पे पढ़ाने वाली, पहले के समय पे पढ़ाते थे टीचर, आज से 2-4 साल पहले। तो चौक को आप लोग क्या कर सकते हो, वाटर में डिसॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ये देखना कि जैसे कि मान लो आपने उसको अच्छी तरीके से डिसॉल्व कर दिया, आपको वापस एक क्लियर सॉल्यूशन वहां पे मिला हुआ है, आपको लगा है कि यार वाटर है, इसके अंदर आप लोगों को देखने में पता नहीं चलेगा कि शुगर है या सॉल्ट है, इस तरह से आप लोगों ने इसको सॉल्यूबल कर दिया। ठीक है। अब यहाँ मेरी क्लास में कम से कम 20 बच्चे बैठे हैं। कितने बच्चे बैठे हैं, 20। अब मैं उनको क्या कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा वो अमाउंट देती जा रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि वहां पे ऐसा तो है नहीं कि इधर वाले जो भी बच्चे बैठे हैं उनके पास केवल शुगर वाला पोर्शन आएगा और इधर वाले बच्चों के पास केवल पानी आएगा। ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि वहां पे शुगर क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में जो शुगर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो यदि कोई भी चीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको, होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि व्हाट इज द होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन देखते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन भी रिएक्टेंट है, बोथ आर द रिएक्टेंट्स। क्या है ये, रिएक्टेंट्स है। ठीक है, बोथ आर द रिएक्टेंट्स, और ये क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट है। ठीक है, ये क्या है, प्रोडक्ट। तो हम लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे कि जो रिएक्टेंट का फेज है वही किसका फेज है, प्रोडक्ट का भी फेज है। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट है वही किसका फिजिकल स्टेट होगा, प्रोडक्ट का भी फिजिकल स्टेट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या फेज में चेंज हुआ है, क्या रिएक्टेंट भी गैस थे, उनसे जो प्रोडक्ट हमारे पास न्यू फॉर्म हो गया है वो भी गैस है। तो यहाँ पे जो सब जितने भी यहाँ पे रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट्स है, भी फिलहाल हम रिएजेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी हम लोगों ने पार्टिकल्स यूज किए हैं, जितने भी हम लोगों ने रिएजेंट्स यूज किए हैं, ऑल आर द सेम स्टेट। इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन की रिएक्शन है, होमोजीनियस कंडीशन की। कौन सी कंडीशन की है, होमोजीनियस कंडीशन की। ठीक है। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे हम लोग जो होमोजीनियस और हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम को पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, दैट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर जेईई एग्जाम, नीट एग्जाम और CBSE 11th क्लास एग्जाम। क्योंकि आप लोगों से क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत सारे उसके पास पूछने के लिए, लेकिन इस पोर्शन से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, 100% चांसेस है।
मैं भी पॉसिबल कि आप लोगों से ली शाटलियर से पूछे, बहुत सारे केमिकल इक्विलिब्रियम में ऐसे पोर्शन है जहां से वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम है, उसका हमें पूरा डिटेल में एनालिसिस करना है कि किस तरीके से यहाँ पे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है, तो गैस प्रोडक्ट है तो यहाँ पे रिएक्टेंट भी क्या बन रहा है, गैसियस ही बन रहा है, मतलब रिवर्सिबल डायरेक्शन में भी सेम स्टेट में क्या होगा है, रिएक्शन प्रोड्यूस होगा है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इन ए होमोजीनियस सिस्टम all the reactants and products are in the same phase, for example in the gaseous reaction। जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल पहले ही दे दिया, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में भी एग्जांपल दिया हुआ है, जिसमें देखो आप लोग नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और इससे बनने वाला अमोनिया भी गैस है, ठीक है। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन होमोजीनियस फेज, ये किस में होते हैं, होमोजीनियस फेज में, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है वो सब किस में है, गैसियस फेज में। यदि हम लोग यहाँ पे बात कर ले सिमिलरली फॉर द रिएक्शंस, तो यहाँ पे यदि हम रिएक्शंस की केस में बात करें तो ये क्या है, एस्टर, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे वाटर, और ये क्या है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और ये है यहाँ पे इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल। यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये एस्टर किसमें है, एक्वस सॉल्यूशन में है। एक्वस सॉल्यूशन का क्या मीनिंग होता है, एक्वस का ये मीनिंग होता है कि जैसे मान लो मेरे पास, सपोज हम लोग बहुत सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, जैसे मेरे पास शुगर है, शुगर क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड ही है ना। अब मैं उसको किस में डिसॉल्व कर रही हूँ, वाटर में, तो शुगर सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद हम लोग यही बोलेंगे ना कि दैट इज द शुगर सॉल्यूशन, ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे कि मीठा पानी ही है, नहीं बोलेंगे ना, शुगर सॉल्यूशन ही उसको बोलेंगे हम लोग। तो हम लोग ये देखते हैं कि शुगर सॉल्यूशन में आप लोग को हम लोगों ने किस में डिसॉल्व किया, उसको वाटर में डिसॉल्व किया, तो इसका मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शुगर सॉल्यूशन, या फिर शुगर का एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। एक्वस वर्ड हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, जिसमें हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर को यूज करते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट हमारे पास बहुत सारे होते हैं, बेंजीन होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, इसके अलावा एनहेक्सेन होता है, बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं। लेकिन यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा होता है, वाटर। और यदि वाटर के अंदर हम लोग इन चीजों को सॉल्यूबल करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारा क्या है, एक्वा सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं H2 तो लिक्विड ही होता है, ठीक है, लिक्विड फेज में होता है। इसके अलावा ये वाला जो एसिटिक एसिड है ये भी एक्वस फेज में होता है। इथाइल एल्कोहल ये भी एक्वस फेज में होगा, क्योंकि इन सब में वाटर से डाइल्यूट इनको किया हुआ है। तो जहां भी वाटर का मिक्सिंग है इसका मतलब वो कौन सा सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं Fe3+ क्या है, Fe3+ क्या है, आयरन। और यदि हम लोग उसको साइनाइड की फॉर्म में लिखते हैं, आइसोसाइनाइड की फॉर्म में, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, आइसोथायोसाइनाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, FeSCN का होल ट्वाइस ये बन जाता है हमारे पास, ठीक है। अब देखो रिएक्टेंट हमारे पास क्या था, फेरिक। यहाँ पे हमारे फेरिक बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे Fe3+ है। अपन लोग जब यहाँ पे डी ब्लॉक के कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें ये देखते हैं कि Fe2+ आने पे फेरस हम लोग उसे बोलेंगे, और जैसे ही Fe3+ में कन्वर्ट होता है हम उसको फेरिक बोलते हैं, क्योंकि दोनों में डिफरेंस तो होना चाहिए ना। यदि हम लोग दोनों को ही यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट किस पे होगा, जिस पे भी +2 चार्ज है, जिस पे भी +3 चार्ज है, तो उसी से डिफरेंस क्रिएट होगा, तो उसके नाम में भी डिफरेंस होगा, ठीक है एक ही कंपोनेंट का आयन, लेकिन यहाँ पे नेम में इसलिए डिफरेंस है क्योंकि एक पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, एक पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं HCN- के साथ इसका रिएक्शन करवाया तो हमारे पास क्या बन गया, ये बन जाता है आयरन, ठीक है, आयरन आइसोथायोसाइनाइड, ठीक है। तो ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है। यहाँ पे तीनों का जो फिजिकल स्टेट है रिएक्टेंट्स का, प्रोडक्ट्स का, वो क्या है, सेम है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन होमोजेनियस सॉल्यूशन फेज, वी शैल नाउ कंसीडर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सम होमोजेनियस रिएक्शन। मतलब ये हुआ कि जितने भी यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं इन होमोजेनियस सॉल्यूशन फेज, जो भी होमोजेनियस सॉल्यूशन में है, उसमें आप लोग देखोगे वी शैल नाउ कंसीडर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सम होमोजेनियस रिएक्शन। मतलब वहाँ पे हम क्या देखते हैं, होमोजेनियस रिएक्शंस को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गैसियस सिस्टम। बच्चों हम लोगों ने कल जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझा था वो गैसियस सिस्टम के लिए नहीं था, किसके लिए था, गैसियस सिस्टम के लिए नहीं था, वो सारे सिस्टम के लिए हम लोगों ने ये बोला था कि जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, उनका जो रेशियो होता है वो कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का मैंने आप लोगों को बच्चों कल तरीका बताया था, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन,
ठीक है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। और ये n मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया है कि इसके आगे यदि कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जुड़ा हो तो हम उसे पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और था रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। किसका कॉन्सेंट्रेशन था? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं किसी भी गैसियस स्टेट का। गैसियस स्टेट का नहीं, नॉर्मल कंसंट्रेशन की हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड यूज्ड सिंबल Kc फॉर इट। जैसे कि हम लोग नॉर्मल जो प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए क्या यूज करे थे? Kc। मान लो मेरे पास यहाँ पे रिएक्शन है C प्लस O2 और यहाँ पे मेरे पास बन गया CO2। ठीक है, क्या बन गया? CO2। तो यहाँ पे मैं इसका जो कंसंट्रेशन है, मतलब इसको कंसंट्रेशन के हिसाब से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे। तो Kc इज इक्वल टू CO2 C और यहाँ पे आ जाएगा O2। ठीक है, इसका जो भी यहाँ पे आप लगाओगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो इसकी पावर में चला जाता है। जैसे कि मान लो हमने रिएक्शन को बैलेंस किया, जैसे सपोज मैंने इसको रिएक्शन को बैलेंस किया H2 प्लस I2 और यहाँ पे मेरे पास आ गया 2HI। तो हमने यहाँ पे स्टेट थोड़ी ना लिखा है इसका कि इसका जो फिजिकल स्टेट है वो कौन सा है, सॉलिड है, लिक्विड है, एक्वस है, ये हम लोगों ने नहीं लिखा है यहाँ पे। और आप लोगों को यहाँ पे जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाना है तो आपको लिखना भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते थे, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने HI लिखा, उसके आगे देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या था? 2। तो हमने 2 को पावर में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा? H2 और यहाँ पे लिखा हमने I2। इसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड यूज सिंबल Kc फॉर इट फॉर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग गैस, हाउएवर इट इज यूजुअली फॉर कन्वीनियंट एक्सप्रेस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में हमें इसे क्या करना है? लिखना है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखते हैं PV इज इक्वल टू nRT। और इसको हम लोग यहाँ पे ये जो n है, यदि हम लोग केवल पार्शियल प्रेशर ही निकालना चाहें तो n/V/RT करके भी हम लोग यहाँ से प्रेशर की टर्म्स में निकाल सकते हैं। ठीक है, P यहाँ पे क्या है? प्रेशर। कौन सी टर्म में है? पास्कल में। n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस और V क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम। T क्या है? टेम्परेचर है केल्विन में। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं therefore n/V is the concentration expressed in the mole per meter cube if concentration C in the mole per liter, mole per decimeter cube and P is in bar then। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिखेंगे P is equal to CRT। क्यों लिखेंगे? क्योंकि कंसंट्रेशन की टर्म्स में हमें यहाँ पे क्या चाहिए? फॉर्मूला चाहिए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वी कैन ऑल्सो राइट P is equal to गैसियस की कॉन्सेंट्रेशन RT। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं R is equal to R क्या है यहाँ पे? 0.0831 बार लीटर पर मोल। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे हम लोग ये देखते हैं कि जो ये प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है? कंसंट्रेशन के। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रेशर है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? गैस की कंसंट्रेशन की प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का हम लोग यहाँ से सिंबल हटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? RT। और ये गैस का कॉन्सेंट्रेशन तो है ही सही, क्योंकि R हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं हमारे पास क्या जनरेट हो जाता है? कांस्टेंट। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या? गैसियस कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस तरीके से P किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? गैसियस की कॉन्सेंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं फॉर रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में जो भी रिएक्शन होगी हम लोग उसको इस तरीके से देखेंगे H2 प्लस I2 2HI। वी कैन राइट आइदर, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं HI का होल ट्वाइस। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं H2 गैस और हम लोग यहाँ पे देखेंगे I2 गैस। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे ऐसे लिखोगे कि ये क्या है? Kc। हम लोगों ने ऐसे ही दिखा था कि Kc को हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन यहाँ पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन था। ठीक है, अब हम लोग इसको किसकी टर्म में लिख रहे हैं? प्रेशर की टर्म में लिख रहे हैं। तो PHI का स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग देखते हैं PH2। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या? PI2। तो यहाँ पे हम लोग इसको Kp की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे प्रेशर की फॉर्म में बात कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप लोग इसको Kc की फॉर्म में लिखोगे। क्यों? क्योंकि Kc हम लोग कंसंट्रेशन के लिए यूज कर रहे थे, अब हम यहाँ पे प्रेशर के लिए यूज कर रहे हैं। पार्शियल प्रेशर यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं और जैसे ही यहाँ पे पार्शियल प्रेशर यूज करेंगे तो ये जो हम कंसंट्रेशन के लिए Kc लिख रहे थे, अब पार्शियल प्रेशर की टर्म में हम लोग लिख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? Kp लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है। और इस तरीके से आप लोग यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हो? HI गैस RT की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ भी आप लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ भी आप लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो जनरली आप लोग यहाँ पे पार्शियल प्रेशर की वैल्यू को क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखोगे PHI इज इक्वल टू HI गैस
और यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसको लिखेंगे RT, क्योंकि हमें तो पता है कि गैस का कॉन्सेंट्रेशन और RT यहाँ पे होता है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं PI2 इज इक्वल्स टू I2 गैस, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसका कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे RT भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे H2 गैस का कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे RT, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं Kp की फॉर्म में यदि हम लोग इस तरीके से लिखेंगे इसको, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पार्शियल प्रेशर को यूज कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं P, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं Kp इज इक्वल टू PHI का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन PH2 PI2, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे HI गैस का स्क्वायर RT, ठीक है, अपॉन यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे H2 गैस, इसको भी हम लोग RT की फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ पे भी हम लोग किसकी फॉर्म में लिखेंगे I2 गैस और RT की फॉर्म में, ठीक है। अब हम RT को RT से क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जैसे ही हम लोग इसको कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, Kc आता है। तो Kp और Kc में भी हम लोग रिलेशन आगे निकालेंगे। Kc हम लोग उस टर्म्स में यूज करते हैं जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को यूज करते हैं। Kp का यूज हम लोग जब करते हैं जब हम लोग प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों में हम गैसियस फेज का यूज करते हैं और पार्शियल प्रेशर यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे इन द एग्जांपल Kp इज इक्वल टू Kc, बोथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर इक्वल, हाउएवर देयर इज नॉट ऑलवेज द केस। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे हमेशा Kp और Kc ये दोनों क्या कहेंगे, इक्वल, लेकिन हर एक केस में Kp इज इक्वल टू Kc हो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मान लो मैंने एक यहाँ पे इक्वेशन लिखी, ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी H2 + I2 और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 2HI, यही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, Kc निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, HI का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H2 का कॉन्सेंट्रेशन और I2 का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे Kp की बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। तो आप लोग यहाँ पे देखते हो कि Kp और Kc दोनों क्या है, इक्वल है। यदि हम लोग इसको इस तरीके से लिखें, जो प्रेशर है उसको यदि हम RT की टर्म में लिखें तो हमारे पास यही मिलेगा। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ, HI कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, क्या है, गैसियस फेज में है, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, RT। इसके बाद यहाँ पे हम लोग H2 का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि प्रेशर तो हम लोग इसी तरीके से निकाल सकते हैं ना, गैस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मतलब यहाँ पे RT मल्टीपल में किसकी हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, P को हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी तो हम PHI को इस तरीके से लिख सकते हैं, तो कोई गलत तो नहीं है। इसके बाद हम लोग H2 को भी इस तरीके से लिख सकते हैं, H2RT, और यहाँ पे भी हम I2 को इस तरीके से लिखते हैं, I2RT। तो यहाँ पे हम RT को RT से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास सेम रिजल्ट मिल रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला सेम रिजल्ट मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे कि N2 गैस H2 गैस और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, NH3 का फॉर्मेशन हो रहा है, अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं Kp इज इक्वल टू PNH3 का होल ट्वाइस अपॉन PN2, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं PH2 का होल थ्राइस। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि NH3 का कॉन्सेंट्रेशन, NH3 गैस का कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, RT का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, N2 गैस कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे RT और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे H2 गैस का कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे हम लोग लगाते हैं क्यूब और RT क्यूब, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये वाला रिलेशन हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि Kp और Kc हर एक केस में इक्वल हो, ये यहाँ पे जरूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकते हैं दोनों और दोनों यहाँ पे सेम भी हो सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन कौन सा है। यदि यहाँ पे रिएक्शन कुछ हो गए, मतलब जैसे हमने H2 + I2 से 2HI बनाया, तो वहाँ पे हम लोग Kc और Kp को बराबर स्टेज में मान रहे हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें हम Kp और Kc को बराबर नहीं मान सकते। तो यहाँ पे हमारे पास Kc RT की पावर -2 आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे RT क्यूब है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, Kc RT की रेज़ टू पावर -2 कैसे आया, देखो हमारे पास ये दिया हुआ है NH3 गैस, ठीक है, और इसका मैं होल ट्वाइस लिखूंगी। इसके बाद मैं यहाँ पे किसको लिखूंगी, N2 गैस RT, ठीक है, यहाँ भी मैं RT को लगा देती हूँ।
RT का स्क्वायर मुझे लिखना पड़ेगा, जो इस गैस का स्क्वायर है वही मुझे इसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा। RT में हमें ये जरूरी नहीं है कि हर जगह हमें RT ही लगाना पड़े, हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, पावर की फॉर्म में भी लगाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग देखते हैं N2H2 गैस RT, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं इसमें कि H2 की जो पावर है वो क्या है 3 है, तो हम लोग यहाँ पे RT की पावर भी क्या लगाएंगे 3, यहाँ पे भी हम लोग क्या लगाएंगे 3। तो आप लोग ये देखो कि RT से एक RT तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी भी RT बचेंगे। तो जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे कैसे कन्वर्ट होगा, RT की पावर -2 में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ हमारे पास क्या बचेगा NH3 गैस और इसका होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा N2 गैस, ठीक है, N2 गैस हमारे पास बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा H2 गैस का क्यूब, ठीक है, ये हमारे पास बच जाता है। इसमें हम लोग ये देखते हैं Kc RT -2, ये हमारे पास यहाँ पे बच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं Kp = Kc RT -2। तो हम लोग यहाँ पे सिमिलरली फॉर जनरल रिएक्शन के लिए देखते हैं AA, मान लो ये B और इसका B है, तो यहाँ पे स्मॉल है, स्मॉल b क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे देखें CC प्लस यहाँ पे हम लोग देखते हैं D और D, तो ये यहाँ पे दोनों भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है D और D भी, और ये भी क्या है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। यदि हम लोग इसका यहाँ पे Kp की वैल्यू निकालें, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे कैसी की वैल्यू निकालेंगे, कैसी की वैल्यू यदि हम लोग यहाँ पे निकालें तो क्या निकलती है C की पावर C, D की पावर D, ठीक है, और यदि हम लोग यहाँ पे देखेंगे A की पावर A और B की पावर B, ठीक है, ये तो हमारी यहाँ पे कैसी की वैल्यू निकल गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, Kp की। तो Kp की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में इसको लिखोगे, जैसे P C और यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगाया इसमें C, ठीक है, P C C। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने D लिखा, और ये जो स्मॉल d है इसको हम लोग किस में लिखेंगे, पावर की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं PA की पावर A, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं PB की पावर B, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे किसकी टर्म में लिखते हैं, प्रेशर की टर्म में लिखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसमें कि C का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, C का जो कॉन्सेंट्रेशन है, D का जो कॉन्सेंट्रेशन है, और इसके अलावा यहाँ पे जो A का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास B में B का कॉन्सेंट्रेशन है। अब यहाँ पे आप लोग क्या लगाओ, RT C + D, RT C + D, और यहाँ पे भी आप लोग क्या लिखोगे, RT A + B, ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे लिखते हो। तो इसमें आप लोग ये देखोगे कि जैसे कि हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब जैसे ही पावर ऊपर जाती है, यदि यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है ये सेम है, लेकिन यदि ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस होगी, क्योंकि सेम है, ये दोनों यहाँ पे बेस क्या है, सेम है, RT है दोनों, ठीक है, इसके ऊपर भी RT है, नीचे भी RT है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, C यहाँ पे इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे कर देती हूँ बच्चों में आगे का स्टेप, तो इसको आगे की स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, D की पावर D, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा A की पावर A और B की पावर B, ठीक है। यहाँ पे लिखने के बाद हम लोग ये देखते हैं इसमें कि RT कंसंट्रेशन C + D -A + B, ठीक है, -A + B, तो यहाँ पे हमारे पास ये निकल के आता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं ΔN की फॉर्म में। ΔN हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ΔN का मतलब होता है मोल, किसके मोल, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे ΔN की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली ये निकल के आता है C D की पावर D, ठीक है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे निकल के आता है A कॉन्सेंट्रेशन A, और यहाँ पे आपके पास निकल के आता है B की पावर B। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे RT ΔN, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो Kc RT ΔN, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं, दैट इज द इक्वेशन। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो Kp = Kt RT की पावर ΔN, ठीक है। तो यहाँ पे RT आप लोगों को पता है इसे क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं, Kc हम लोगों को पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, Kp का मतलब हमें पता है कि गैसियस फेज में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और ΔN क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट की मोल माइनस रिएक्टेंट की मोल है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इट इज नेसेसरी दैट व्हाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ Kp प्रेशर शुड बी एक्सप्रेस्ड इन बार, और यहाँ पे यदि हम स्टैंडर्ड स्टेट प्रेशर का देखें तो कितना होता है, 1 बार होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखें इसका यूनिट
क्योंकि हमें पता है कि गैसियस फेज में जो यूनिट होता है वो होता है पास्कल। तो पास्कल को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 बार को हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, क्या लिखेंगे, 10 की पावर 5 पास्कल लिखेंगे। Kp values for a few selected reactions at different temperature are given in table। यहाँ पे आप लोगों को टेबल दिया हुआ है, टेम्परेचर आप लोगों को दिया हुआ है। इस तरह की कोई भी आप लोगों को वैल्यूज या Kp की वैल्यूज में आप लोगों को कोई वेरिएशन नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे रिएक्शंस को देखा N2 + H2 2NH3, ठीक है, N2 + 3H2 2NH3। यहाँ पे आप लोगों ने रिएक्शन को देखा सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, SO3। इसी तरीके से हमने N2O4 को देखा, यहाँ पे हमारे पास किस में कन्वर्ट हुआ, NO2 में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो टेम्परेचर है वो इनके लिए क्या है, डिफरेंट टेम्परेचर हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, और जो Kp की वैल्यू है वो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर पे जो Kp की वैल्यू है वो भी डिफरेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हर एक टर्म के साथ क्या यूज करें, RT भी यूज करें। तो टेम्परेचर यदि डिफरेंट है तो क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, गैस कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, तो यदि टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो Kp का वैल्यू भी क्या करेगा, वेरी करेगा। यदि हम लोग यहाँ पे Kp का वैल्यू इसका देखें तो क्या निकल के आता है, NH3P का होल ट्वाइस अपॉन यहाँ पे आपके पास निकल के आता है N2, और यहाँ पे हमारे पास निकल के आता है PH2 का होल थ्राइस। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं Kp, यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रेशर में SO3 का होल ट्वाइस अपॉन यहाँ पे हम लोग देखते हैं PSO2 का होल ट्वाइस। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं PO2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास Kp का वैल्यू निकल के आता है। हम लोग इसको किस तरीके से लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में भी हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास यहाँ पे NH3 है। ठीक है, NH3 का कॉन्सेंट्रेशन और RT, और यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे, N2 का कॉन्सेंट्रेशन RT, और यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे H2 का कॉन्सेंट्रेशन RT का क्यूब और इसका भी क्यूब, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्यूब है, तो हम लोग यहाँ पे भी RT का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ भी स्क्वायर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम लोग किसके ऊपर लिखते हैं, बेस की पावर की फॉर्म में लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि R और R तो यहाँ पे क्या है, कॉमन है, क्योंकि गैस कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो एंटिटी या जो यूनिट यहाँ पे वेरी करती है उसका बहुत फर्क पड़ता है। तो टेम्परेचर आप लोग यदि देखोगे तो टेम्परेचर यहाँ पे वेरी कर रहा है, इसलिए टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो NO2 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे आप लोग देखते हो PN2O4। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम लोग इसको इस तरीके से देखें तो हम इसको इस तरीके से भी यहाँ पे देख सकते हैं। देखो NO2 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन यहाँ पे हम लोग देखेंगे N2O4 का कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं RT का स्क्वायर और यहाँ पे भी हम लोग लगाएंगे RT। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यदि यहाँ पे टेम्परेचर वेरी करता है, R गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे यदि हम टेम्परेचर को वेरी करते हैं तो इसका मतलब क्या है, यदि टेम्परेचर वेरी करेगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसकी जो Kp की वैल्यू है उसमें भी क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर ए फ्यू सेलेक्टेड रिएक्शन। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे Kp की वैल्यू देखी 6.8, देखो टेम्परेचर 298 केल्विन था तब 6.8 था, फिर 400 हुआ तो 41 हो गया, फिर 500 हुआ तो 3.6 हो गया। इस तरह से यहाँ पे यदि हम टेम्परेचर की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास Kp की वैल्यूज जो है वो भी चेंज होती जाती है। ठीक है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए देखो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कुछ और लिखा है, Kp का वैल्यू कुछ और लिखा है, यहाँ पे भी N2O4 का वैल्यू कुछ और लिखा है, यहाँ पे आप लोग देखो कि Kp का वैल्यू कुछ और लिखा है, तो यहाँ पे वैल्यूज क्या लिखे हैं, अलग अलग लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बच्चों हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम के बारे में। व्हाट इज द हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम? आप लोगों को जैसे होमोजेनियस इक्विलिब्रियम में मैंने बताया था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो फेज है वो क्या होते हैं, सेम, लेकिन हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम में यदि गैसियस रिएक्टेंट है तो यहाँ पे प्रोडक्ट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, जरूरी नहीं है कि सबका यहाँ पे सेम ही फेज है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन वाली रिएक्शन को यदि हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आप लोग देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में है, लेकिन कार्बन किसकी फॉर्म में है, सॉलिड की फॉर्म में। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि रिएक्टेंट में आपस में ही इनका फेज इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम नहीं है, ये क्या है, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे भी गैस की फॉर्म में है, इसलिए ये भी क्या है, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम है।
ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे इक्विलिब्रियम इन ए सिस्टम हैविंग मोर देन वन फेज इज कॉल्ड हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। यदि यहाँ पे इक्विलिब्रियम का एक से ज्यादा फेज है तो उसको हम लोग कहते हैं हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। ठीक है। द इक्विलिब्रियम बिटवीन वाटर वेपर एंड लिक्विड वाटर इन ए क्लोज कंटेनर इन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। जैसे कि यदि हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करें तो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने पे क्या होता है, लिक्विड को जैसे ही हम लोग गैस में कन्वर्ट करेंगे तो लिक्विड गैस में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे फेज ट्रांसफॉर्म होगा है। यदि यहाँ पे फेज चेंज होगा है, लिक्विड से गैस में चेंज होगा है, इसका मतलब यहाँ पे केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुआ है। क्या चेंज हुआ है, केवल और केवल फेज चेंज हुआ है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज ना हो। जैसे कि ये वाला रिएक्शन मैंने आप लोगों को बताया, इस वाले रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बन रहा है, CO2। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिएक्शन में केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होगा है प्रोडक्ट का। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं इन दिस एग्जांपल देयर इज अ गैस फेज एंड लिक्विड फेज। इन द सेम वे इक्विलिब्रियम बिटवीन ए सॉलिड एंड इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन में यदि हम लोग इसका रिएक्शन करवा गए तो ये अपने कंपोनेंट्स में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे यदि हम लोग यहाँ पे लिखे 2OH- तो यहाँ भी अपने कंपोनेंट्स में ये क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं हेटेरोजेनस, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड केस में था लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इसको एक्वस में डाला, किस में कन्वर्ट हो गया, ये भी एक्वस में और ये भी एक्वस में। तो आप लोग बच्चों ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो सबका फिजिकल स्टेट है वो क्या है, अलग अलग है। सबका फिजिकल स्टेट क्या है, यहाँ पे अलग अलग है। इसी तरीके से यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो जैसे कि मान लो कि कोई भी सॉलिड कंडीशन में हमारे पास पार्टिकल है, जैसे मान लो हमने शुगर लिया, ठीक है, शुगर को हमने किस में डिसॉल्व किया, वाटर में, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है, शुगर का एक्वा सॉल्यूशन बनता है। कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, एक्वा सॉल्यूशन, जबकि यहाँ पे हमारे पास किस में था, सॉलिड में। तो सॉलिड को जैसे ही हम लोग वाटर में डाल रहे हैं तो यहाँ पे फेस चेंज होगा लेकिन उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगा। ये जरूर हो सकता है कि जो वाटर है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फेस चेंज होगा है, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगा। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, किसी भी रिएक्शन के लिए वो वैलिड नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम often involve pure solids or liquids. We can simplify equilibrium expression for the heterogeneous equilibrium involving a pure liquid and pure solid as the molar concentration of pure solid or liquid is constant. तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं independent of the most of the amount present। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं in other words of substance X is involved, then यहाँ पे जो भी X है वो solid में है, यहाँ पे liquid में है, are constant whatever the amount of X is taken। contrary to this यहाँ पे जो गैस है वो एक्वस फेज में भी है, ठीक है, will vary as the amount of X in a given volume varies. Let us take thermal dissociation of calcium carbonate which is interesting and important example of heterogeneous chemical equilibrium। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें कैल्शियम कार्बोनेट का सॉलिड वाला पार्टिकल है, यदि हम लोग इसको हीट करते हैं तो ये अपने कंपोनेंट में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में ये क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देखो ये क्या है, सॉलिड है, ये क्या है, यहाँ पे गैस है और वहाँ पे क्या है, सॉलिड है। तो यहाँ पे क्या सबका केमिकल कॉम्पोजिशन एक जैसा है, नहीं है, केमिकल कॉम्पोजिशन सबका एक जैसा नहीं है, केमिकल कॉम्पोजिशन एक जैसा नहीं है। साथ में आप लोग ये भी देखो इसमें कि विदाउट केमिकल कॉम्पोजिशन यहाँ पे जो फेज है वो भी सेम नहीं है, मतलब एक तो केमिकल कॉम्पोजिशन सेम नहीं है, दूसरा यहाँ पे जो आप लोगों को फेज देखा है वो भी सेम नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि केमिकल कॉम्पोजिशन हमेशा अलग ही हो, जैसे कि हम लोगों ने ये वाला कंडीशन देखा था, H2O गैस से यहाँ पे हमारे पास H2O लिक्विड से हम लोग किस में कन्वर्ट करें, इसको H2O वेपर में कन्वर्ट करें, ठीक है, या H2O गैस में हम लोग कन्वर्ट करें, तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये किसकी कंडीशन में रखा जाएगा, फिर भी हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में रखा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन वी कैन राइट, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं CaO, ये क्या है, सॉलिड, यहाँ पे है CO2 गैस और यहाँ पे यदि आप लोग लगाओगे CaCO3 तो आप लोग यहाँ पे देखते हैं उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है Kc है, और यदि हम लोग इसको रखेंगे गैस की फेज में तो ये सॉलिड है, ये गैस है और ये भी गैस है, तो आप लोग इसका स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन इस तरीके से लिख सकते हो, मतलब स्टोइकियोमेट्री इक्वेशन के बेसिस पे हम लोग इस तरीके से इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग लिखते हुए आए हैं वैसे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे। लेकिन वहाँ पे होमोजेनियस इक्विलिब्रियम में हम लोग स्टेट नहीं लिख रहे थे क्योंकि हमें पता है कि सबका स्टेट यहाँ पे सेम है, पर हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिजिकल स्टेट भी लिखेंगे,
क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि सबका स्टेट सेम नहीं है, तो हम लोग इसका स्टेट जो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे सिंस CaCO3 एंड कैल्शियम ऑक्साइड आर बोथ कांस्टेंट, देयरफॉर मॉडिफाइड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसका कैसी डैश इज इक्वल्स टू CO2 गैस। यदि हम लोग इसका Kp निकालेंगे तो Kp क्या होगा, PCO2, क्योंकि हमें केवल और केवल क्या चाहिए, यहाँ पे गैसियस ही चाहिए, हमें सॉलिड इक्वेशन में इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं निकालना है। तो हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम में यदि हम लोग Kp की बात करेंगे तो Kp हम केवल और केवल गैसियस फेज के लिए निकालेंगे, और जो भी यहाँ पे रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में जो हमारे पास गैसियस फेज में प्रेजेंट होगा, हम केवल और केवल उसी का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे निकालते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस तरीके से आर बोथ कांस्टेंट, देयरफॉर मॉडिफाइड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी। तो हम इस तरीके से इसका फेज निकालते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आज हम लोगों ने होमोजेनियस इक्विलिब्रियम के बारे में बात करी, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम के बारे में बात करी, इसके कैपी और कैसी के बारे में हम लोगों ने बात करी, रिलेशन हम लोगों ने देखा कैपी और कैसी का। यहाँ पे कैपी और कैसी के बीच का जो रिलेशन था वो Kp इज इक्वल टू कैसी भी हो सकता है, लेकिन हर एक केस में ये हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। और यदि हमारे पास यहाँ पे RT की वैल्यू में डिफरेंस है तो हम लोग इस तरीके से इसका रिलेशन यहाँ पे निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड Kp, रिलेशन बिटवीन Kp एंड कैसी, ठीक है। तो हम लोगों ने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे किया है, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, इनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग देखते हैं, ये दोनों रिएक्शंस क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।